सिमोना एक ऐसी नागिन थी जो नागलोक में सबसे चंचल थी और उसे नए नए तरह के कपड़े पहनने का बड़ा शौक था। नागलोक का ऐसा कोई रंग नहीं था जो उसने ट्राई ना किया हो। एक बार उसके पिता उसके पास आकर बोलते हैं, बेटी, मैं जानता हूँ तुमने अब तक पृथ्वी लोक नहीं देखा। चलो आज मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। हम आज ही पृथ्वी लोक घूमने जाएंगे और एक हफ्ता वहीं रुकेंगे। सच्ची पिताजी, आप मुझे पृथ्वी लोक लेकर जाएंगे? मजा आएगा। मैंने सुना है वहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है और तो और वहाँ लोग न रूप बदल सकते हैं और ना ही उनके पास शक्तियाँ हैं। हाँ बेटी, लेकिन तुम भी ना उनके सामने रूप बदलना और ना ही शक्तियों का इस्तेमाल करना। वहाँ शिव का एक बहुत बड़ा मंदिर है और वहाँ एक हफ्ते की महापूजा होने वाली है, इसलिए हम परिवार सहित वहाँ जाएंगे और मैं खुद शिव तांडव करके तुम्हारे लिए एक अच्छा वर मांगूंगा। ठीक है पिताजी, मैं तैयार हूँ इस अनोखे सफर के लिए। वहाँ मुझे कितना कुछ देखने को मिलेगा। जिसके बाद कश्यप अपनी बेटी सिमोना और बीवी अनुराधा को लेकर पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और पृथ्वी लोक पर आते ही सिमोना बोलती है, हमारे लोग से इतनी अलग है ये दुनिया और यहाँ के लोगों ने कितने अलग कपड़े पहने हैं। मुझे तो ये सब लोग और यहाँ के कपड़े बड़े पसंद आ रहे हैं। बेटी, जैसा देश वैसा भेष। तुमको जिसके कपड़े पसंद आए तुम उसे चुनकर उसके जैसे कपड़े पहन सकती हो। ये सुनकर सिमोना खुश हो जाती है और तभी वहाँ एक लड़की को चूड़ीदार सूट पहने देखती है और फिर अपनी शक्तियों से उसके जैसे कपड़े पहन लेती है। जिसके बाद वो सब वहाँ किसी जगह पर रहने का स्थान देखकर रहने लगते हैं और सब सोने चले जाते हैं। लेकिन तभी रात को सिमोना जाग कर बोलती है, यार मैं क्या करूं? मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। ऐसा क्या करूं जो मैं सो जाऊं? आइडिया, जब मुझे पहले नींद नहीं आती थी तो मैं बाहर टहलने निकल जाती थी। क्यों ना मैं यहाँ भी छुप कर निकल जाऊं? जिसके बाद सिमोना अपने नागिन रूप में आकर बाहर निकल जाती है और अपने इंसानी रूप में आकर बोलती है, चल सिमोना, अब जरा पृथ्वी लोक के दर्शन किए जाए और जरा देखा जाए यहाँ क्या क्या अच्छा है देखने को। और उसके बाद सिमोना घूमने लगती है कि तभी उसे एक लड़का दिखता है जो उसे देखकर चिल्लाते हुए बोलता है, ओ लड़की, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम रात के 2 बजे कहाँ घूम रही हो? पता है ना ये जंगली इलाका है और तुम्हारा ऐसे घूमना सेफ नहीं है। हद हो गई आपकी। क्यों सेफ नहीं है? आप भी तो घूम रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं घूम सकती? मेरी बात अलग है, तुम नहीं समझोगी। अलग कैसे? तुम क्या अमृत मंथन का अमृत पीकर आए हो जो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता? जिसके बाद एक तेज रफ्तार से आती हुई कार कुंदन के पास से गुजरती है और सिमोना वक्त रहते अपने अर्ध नागिन रूप में आकर अपनी पूंछ से कुंदन को उठाकर साइड में कर देती है और उसकी जान बचा लेती है। जिसके बाद सिमोना बोलती है, देखा, अजीब इंसान हो तुम। खुद सुरक्षित नहीं हो और बेकार में मेरी चिंता कर रहे हो। पहले खुद को संभालो, फिर मेरे बारे में सोचना, ठीक है ना? और ये बोलकर सिमोना मन में बोलती है, अरे ये मैंने क्या कर दिया? पिताजी ने इंसानों के आगे शक्ति इस्तेमाल करने और अपने रूप में आने से मना किया था और मैंने तो ये दोनों ही काम कर दिए। और उसके बाद वो कुंदन को ना डरता हुआ देखकर बोलती है, अरे तुम्हें मुझे देखकर डर नहीं लग रहा? तुम तो इंसान हो। अब तक तो तुम्हें मुझे देखकर कांप जाना चाहिए था। मैं क्यों डरूंगा? ये देखो, अब मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ, पर तुम मत डरना। इतना कहकर कुंदन भी अपने अर्धनाग रूप में आ जाता है और बोलता है, मैं भी नाग हूँ। मेरी माँ मुझे यहाँ पूजा के लिए लेकर आई है ताकि मुझे एक अच्छा हमसफर मिल सके, पर लगता है कि पूजा से पहले ही मेरी माँ की दुआ शिवजी ने सुन ली है। और उसके बाद कुंदन और सिमोना एक दूसरे से पहली नजर वाला प्यार कर बैठते हैं और हफ्ते की पूजा खत्म होने के बाद अपने घर वालों को अपने प्यार की बात बताने का तय करते हैं। सिमोना वापस घर आते हुए अपनी शक्तियों से कुंदन जैसे कपड़े पहन लेती है। अब सिमोना को जो भी इंसान दिखता वो उसके जैसे कपड़े पहन लिया करती। ऐसे ही एक सुबह अनुराधा अपनी बेटी से बोलती है, और मेरी बेटी, आज किसकी तरह कपड़े डालकर पूजा में चलोगी? माँ, आप देखना, आज मैं पूजा में कुछ ऐसा पहनूंगी जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगी। जिसके बाद सिमोना एक सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और बाहर निकलने लगती है।
कि तभी हवा में उड़ता हुआ माइकल जैक्सन का एक पोस्टर उसके मुंह पर आ लगता है और जिसके बाद वो बोलती है, ये कितना अच्छा लग रहा है इन कपड़ों में। आज तो मैं इनके जैसे ही कपड़े डालकर जाऊंगी। उसके बाद सिमोना पोस्टर पर बने शख्स की तरह कपड़े डालकर पूजा में चली जाती है और सब उसे ऐसे देखकर हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद सिमोना के माता पिता उसके पास आकर उसको बोलते हैं, बेटी ये क्या पहन लिया है तूने, ये क्या बनकर आई है? पिताजी, आपने बोला था ना मैं जो चाहूँ जो देखूँ वो पहन सकती हूँ। तो आज मैंने माइकल जैक्सन का पोस्टर देखा तो मैं उनकी तरह ही तैयार होकर सबके सामने आ गई। क्यों, लग रही हो ना अच्छी? तुमको कैसे पता कि जिसकी तस्वीर तुमने देखी उसका नाम ये था? तुम तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं। अरे पिताजी, मैंने वहाँ एक बच्चे से इसका नाम पूछा। आप बिना कितने सवाल करते हो? आपसे अच्छी तो माँ है, बस मुझे देख ही जा रही हैं और कुछ बोल ही नहीं रही। माँ आप बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ? तू बहुत सुंदर लग रही है बेटी। अरे क्या आप भी, कितनी तो प्यारी लग रही है हमारी बेटी। बेटी तुझे जो भी पहनना है वो तो पहन सकती है। सब पूजा करने लगते हैं और कुंदन उसे ऐसा देखकर मन में बोलता है, मैंने भी बिल्कुल यूनिक लड़की चुनी है अपने लिए। कितनी प्यारी है ये, और इसका फैशन तो और अनोखा है। जिसके बाद से वो पूजा के बाकी दिन रोज किसी न किसी अभिनेता की तरह तैयार होकर पूजा में आया करती और उसका ये अनोखा रूप देखकर कुंदन को उससे और प्यार हो जाता है। और एक दिन वो सिमोना को मिलने बुलाता है और उसे बोलता है, सिमोना, कल पूजा का आखिरी दिन है। उसके बाद हम अपने घर वालों को सब बताकर शादी कर लेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम कल मंदिर में मेरी पसंद का फैशन करके आओ। यानी कुंदन, तुम चाहते हो कि मैं कल महाशिव पूजा में तुम्हारी पसंद के कपड़े डाल कर आऊँ? हाँ सिमोना, ताकि मैं अपनी माँ से तुमको मंदिर में मिलवा सकूं और हमारी शादी की बात उसी लोक में छिड़े जहाँ हम मिले। उसके बाद सिमोना सोने चली जाती है और बोलती है, कल तो मैं डेनिम जैकेट डालकर जाना चाहती थी, अब कुंदन चाहता है कि मैं साड़ी पहनकर मंदिर आऊं। आखिर मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे दिल का फैशन भी पूरा हो जाए और कुंदन का दिल भी ना टूटे। ये सब सोचकर सिमोना सारी रात परेशान रहती है और सुबह जब कुंदन अपनी माँ के साथ उसका मंदिर में इंतजार कर रहा होता है तो उसके बारे में सोचते हुए बोलता है, अरे यार, कहाँ रह गई ये लड़की? कब आएगी? अब तो पूजा भी शुरू होने वाली है। इतना लेट आएगी तो कब तो पूजा करेगी और कब मेरी माँ से मिलेगी? इतनी देर में सिमोना एक अजीबोगरीब फैशन करके सबके सामने आती है और उसने साड़ी के साथ डेनिम जैकेट डाली हुई होती है। उसने साड़ी के ब्लाउज की जगह जैकेट को पहना होता है जो उस पर बहुत सुंदर लग रही होती है, जिसे देखकर कुंदन उसे बस देखता रह जाता है और सिमोना उसके पास आकर बोलती है, मुझे माफ कर दो कुंदन, मैं अपनी मर्जी का फैशन भी करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारी और मेरी पसंद मिलाकर ये पहन लिया। उम्मीद है तुमको अच्छा लगा होगा। अच्छा नहीं पागल, ये बहुत अच्छा है। तुमने जैकेट डालकर अपना मन भी रखा और साड़ी डालकर मेरा भी। ऐसा लगता है कि शिवजी ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही भेजा है। जिसके बाद पूजा शुरू होती है और सब मिलकर शिव तांडव करके शिव को प्रसन्न करते हैं और उसके बाद कुंदन और सिमोना अपने घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बता देते हैं। जिसके बाद कुंदन की माँ को सिमोना भी पसंद आती है और उसका अजीबोगरीब फैशन भी। देवांश आधी रात को अपनी बीवी विश को अकेले रूम में छोड़कर अपने सभी नागलोक के लोगों को जमा करके सबसे बोलता है, कल हमारी विश का बर्थडे है तो मैं चाहता हूँ कि इस बार का बर्थडे विश को याद रहे। तो आप सब क्या बोलते हो? देवांश की बात सुनकर उसकी माँ नगीना देवांश से बोलती है, पर बेटा कल तो नागदेव की पूजा है और तुझे तो पता है ना कि विश इस दिन का कितना बेसब्री से इंतजार करती है और हर बार वो अकेले ही पूरी पूजा का बंदोबस्त करती है। इस बीच विश का बर्थडे कैसे मनाएंगे? हाँ माँ, ये तो अच्छी बात है ना। वो पूजा की तैयारियों में लगी रहेगी और हम सब उसके बर्थडे प्लान में। क्यों नवीन भैया, मैं सही बोल रहा हूँ ना? छोटे बोल तो तू सही रहा है, पर तू बोल क्या रहा है पहले बताएगा? अरे भैया, आपसे तो पूछना ही बेकार है, इसलिए आप अपना मुंह कुछ देर के लिए बंद रखो। ये बोलकर देवांश अपनी उंगलियों को घुमाता है और अपनी शक्तियों से नवीन के मुंह को बंद कर देता है। सभी विश के बर्थडे का प्लान करके सोने जाने ही लगते हैं कि तभी देवांश की बहन वशी
सबसे बोलती है। अरे हमने प्लान तो कर लिया है कि हम उन्हें बिना कुछ बताए उनका बर्थडे मनाएंगे, पर टाइम तो देखो 12 बज गए हैं। हर बार की तरह भाभी को बर्थडे विश करना है या नहीं? क्या दिमागदार नाग नागिन बसे हैं मेरे नागलोक में। भैया सोच क्या रहे हो, चलो भाभी को विश करने। इतना बोलकर वशी वहाँ से जाने लगती है कि तभी नगीना अपनी पूंछ से उसे पकड़कर उससे बोलती है, बेटा हम कल तेरी भाभी को सरप्राइज दे रहे हैं और अगर तू उसको अभी विश कर देगा तो उसको हमारे प्लान के बारे में पता चल जाएगा ना। अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। चलो हम जाकर सो जाते हैं। बस ये बोलने के लिए बुलाया था। पता है आप सबको मैं कितना डर गया था। मुझे लगा कुछ जरूरी बात करनी होगी। हम सबको सोने जाना है। अरे ये बात अगर कोई यहाँ नहीं भी बोलता तो भी मैं जाकर सोता। चलो गुड नाइट। माँ कल आप सबको संभाल लेना प्लीज, क्योंकि इकलौती आप ही यहाँ पर समझदार नागिन हो। मैं कल सब संभाल लूंगी, तू बस विश को संभाल लियो। इतना बोलकर सब अपना नाग रूप लेकर सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन विश उठते ही सबसे पहले नाग देव की पूजा करते हुए बोलती है, नागदेव आज आपका दिन है और हर बार की तरह इस बार भी आपको गलती का कोई मौका नहीं मिलेगा। और हाँ, हर साल की तरह इस साल भी आपको नागलोक आकर हम सब नागवासियों को आशीर्वाद देना होगा। विश जहाँ अपने नाग देव की पूजा करते हुए खुद से बातें कर रही होती है तो वही देवांश पीछे खड़े होकर उसकी सारी बातें सुन लेता है। विश जैसे ही पूजा करके वहाँ से जाने लगती है, देवांश उसके सामने आता है और उसे हक करता है। उसके हक करते ही विश मन ही मन में खुद से बोलती है, लगता है देवांश को मेरा जन्मदिन याद आ गया। आखिर आए भी क्यों ना, हर साल वो मुझे रात के 12 बजे जन्मदिन की बधाइयाँ देते थे, तो इस साल भी तो देंगे ना। विश ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी देवांश उससे बोलता है, मुझे पता है आज नागदेव का दिन है और हर साल की तरह इस बार भी तुम अकेले ही उनकी पूजा में लगोगी। वो तो है। इसीलिए सोच रहा हूँ कि हम सब तुम्हें तंग ना करें। मतलब ये कि जब तक तुम पूजा की तैयारियां कर रही हो तब तक हम गुरुदेव के पास चले जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है, सब यही रहेंगे मेरे सामने। एक शर्त पर। क्या? पहले तुम्हें मुझे एक किस करनी होगी। पूजा से पहले कुछ नहीं मिलेगा, समझे? ये बोलकर विश गुस्से में वहाँ से चली जाती है और देवांश विश का गुस्सा देखकर हंसते हुए अपनी माँ के पास जाता है और विश अपने रूम में बैठकर अपनी शक्तियों की मदद से कुछ फूल और सुई धागों को प्रकट करके नागदेव की फूलों की माला को पिरोने लगती है और अपने हाथों से माला बनाते हुए खुद से बोलती है, देवांश भी मेरा जन्मदिन भूल गए। देवांश तो क्या, यहाँ तक कि नागलोक के सारे नाग नागिन मेरा जन्मदिन भूल गए। मेरी खुद की माँ ने भी मुझे आज शुभकामनाएं नहीं दी। विश अकेले काम करते हुए खुद से बातें कर रही होती है तो वही नगीना अपने जादुई मटके के जरिए देवांश के साथ उसे देख रही होती है और उसको ऐसे दुखी देखकर नगीना अपने मटके के जादू को बंद करके देवांश से बोलती है, विश यहाँ इतनी दुखी है और तुझे हंसी आ रही है। माँ हंसी तो आएगी ही ना, घर वालों ने विश नहीं किया इस बात की टेंशन कम है और पूरे नागलोक ने जन्मदिन की बधाइयाँ नहीं दी उसकी टेंशन ज्यादा है इसको। माँ आपने विश का मुंह देखा था, कैसा मुंह बना रही थी। अच्छा तो तुझे उसे देखकर बहुत हंसी आ रही है। माँ हंसी तो आएगी ही ना, इससे पहले विश की हालत जो देखी नहीं कभी हमने। देवांश की हंसी देखकर नगीना अपनी जादुई शक्तियों से उसका मुंह बंद कर देती है जिसकी वजह से ना तो वो हंस पाता है और ना ही कुछ बोल पाता है। देवांश इशारों से नगीना से माफी मांगता है कि तभी वहाँ नवीन आता है और देवांश को देखकर उस पर हंसते हुए नगीना से बोलता है, माँ यहाँ पर सब मुझे भुलक्कड़ बोलते हैं पर मुझसे बड़े भुलक्कड़ तो आप सब हैं। अच्छा हम सब भुलक्कड़ हैं तो तू ही याद दिला दे कि हम सब क्या बोल रहे हैं। माँ आप सब यही बोल रहे हो कि आज कुछ खास है। अच्छा आज क्या खास है? अरे यही तो याद नहीं आ रहा कि आज क्या खास है। अच्छा कोई बात नहीं, तू बाहर जाकर सोच कि आज क्या खास है, तब तक मैं इस देवांश की क्लास लगाती हूँ। ये बोलकर नगीना नवीन को अपने कक्ष से बाहर भेज देती है जिसके बाद नवीन के जाते हुए विश जो कि नगीना के कक्ष के बाहर खड़े होकर सारी बातें सुन रही होती है
वो खुद से बोलती है। बेकार ही नवीन भैया को अपने जन्मदिन के बारे में बताया। अरे वो तो यहाँ तक आते आते ही भूल गए कि उन्हें बोलना क्या था। अब कैसे याद दिलाऊं अपने जन्मदिन के बारे में। जहाँ विश ये सब सोचकर नाग देव की पूजा करने के लिए मंदिर जाती है, तो वही नगीना एक बार फिर अपने जादुई मटके की मदद से वो सब देख लेती है। जब विश खुद नवीन को अपने बर्थडे के बारे में बता रही होती है और उसको नगीना के पास भेजती है। ये सब देखकर नगीना अपनी जादुई शक्तियों की मदद से वशी को अपने पास बुलाती है और उससे बोलती है, पूजा का समय हो चुका है। पूजा होते ही तुम अपनी शक्तियों से पूरे नागलोक को सजाओगी, समझी? क्या माँ, ये बात तो आप मुझे पूजा के समय भी बता सकती थी। जितना बोला जाए उतना ही करो। जहाँ नगीना वशी को उसका काम समझा रही होती है, तो वहीं दिवांश इशारे करके अपनी माँ से बोलता है, माँ मेरे ऊपर से तो अपना जादू खत्म कर दो। ये तुम्हारी आज की सजा है, इसलिए जो बोलना है मन की शक्तियों से बोलो, मैं सुन लूंगी। माँ मुझे माफ कर दो और अपना जादू अब खत्म कर दो। देवांश के बार बार बोलने पर नगीना अपना जादू उससे हटा देती है, जिससे देवांश की आवाज वापस आ जाती है और सब एक साथ नागदेव की पूजा करने जाते हैं। जहाँ नागदेव इस बार भी विश की पूजा से प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद देकर जाते हैं। पूजा खत्म होते ही वशी पूरा नागलोक सजा देती है और सब अपनी शक्तियों से उसके आने से पहले ही फूल गिराते हैं और उसके सामने केक रखकर सब एक साथ बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे विश। आप सबको मेरा जन्मदिन ज्ञात था। हाँ, आप सबकी मुबारकबाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मेरा ये जन्मदिन सबसे खास है। जन्मदिन तो खास होगा ही तुम्हारा, आखिर तुम खुद जो खास हो। इतना बोलकर सब एक साथ डांस करते हैं और अपने इष्ट देव की पूजा करके विश का जन्मदिन बड़े ही जोरों शोरों से मनाते हैं। मायशा एक शक्तिशाली नागिन के आगे अपने पति मिहिर की दीवार बनकर खड़ी होती है और गुस्से में नागिन से बोलती है, तुझे क्या लगता है मेरे पति को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर तू उनको हासिल कर लेगी? कभी भी नहीं। मेरे होते तू उनको अपने साथ कभी भी नहीं ले जा पाएगी। तो मूर्ख हो गया जो मेरे सामने खड़ी होकर मुझे ही चुनौती दे रही हो। अरे मैं नागिन हूँ, नागिन जो पल भर में किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। इसीलिए प्यार से बोल रही हूँ, मिहिर को मेरे हवाले कर दो और अपनी जिंदगी में वापस लौट जाओ, क्योंकि मेरी प्यास मिहिर को पाकर ही बुझेगी। आखिर एक नागिन इंसान के साथ युद्ध क्यों कर रही है, जानने के लिए चलिए कुछ समय पीछे चलते हैं। मायशा और मिहिर एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और आज उनकी शादी की पहली सालगिरह थी। पूरे घर में खुशी का माहौल था। दोनों पति पत्नी अपनी पहली सालगिरह का केक काटते हैं और जश्न मनाते हैं। सब कुछ एक बहुत प्यारे सपने की तरह चलता है। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को किसी की नजर लगते कहाँ देर लगती है। ऐसे ही मायशा और मिहिर की खुशियों को भी नजर लगने वाली थी। एक सुबह मिहिर ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर मायशा से बोलता है, बेबी मेरा लंच दे दो, लेट हो रहा हूँ। तुम जानती नहीं हो मेरे बॉस को, एक नंबर का कमीना इंसान है। 2 मिनट लेट होने पर मेरा हाफ डे लगा देगा। अच्छा बाबा आ गई, ये लो तुम्हारा लंच। और तुम्हारा बॉस ज्यादा ड्रामेबाजी दिखाए तो मुझे फोन मिला देना, मैं आकर बताऊंगी। हाँ मेरी झांसी की रानी, मुझे पता है मेरे ऊपर आने वाले हर खतरे को तुम रोक लोगी। अच्छा बाय, मैं जाता हूँ। मिहिर मायशा को गले लगाकर उसको बाय बोलता है और काम के लिए निकल जाता है। घर के बाहर की सड़क पर खड़े हुए वो रिक्शे का वेट करते हुए बोलता है, यार आज ये रिक्शे वालों ने भी हड़ताल कर रखी है क्या, आ ही नहीं रहे। मिहिर जल्दबाजी में इधर उधर देखने लगता है। तभी उसके पीछे से आ रही नगीना नाम की एक लड़की से वो टकरा जाता है और उसको बचाने के चक्कर में वो उसे संभाल के अपनी बाहों में भर लेता है। इसके बाद वो लड़की एक टक मिहिर को देखती रहती है, उसकी नीली नीली आंखों में जैसे मिहिर की तस्वीर सी छप जाती है। इतने में मिहिर उसे संभालते हुए बोलता है, अरे मैडम आप ठीक तो हैं? जी मैं ठीक हूँ, सॉरी मेरी वजह से आप गिर जाते। अरे नहीं नहीं, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैं ही थोड़ी जल्दबाजी में था। वो क्या है ना, मेरा बॉस बड़ा खड़ूस है, लेट आने पर बहुत सुनाता है। अच्छा ऐसी बात है तो मैं आपको छोड़ देती हूँ। आप तो खुद पैदल जा रही थी, तो आप कैसे छोड़ेंगी? मिहिर के ये सवाल करने पर
नगीना अपनी आंखों से उसके पीछे सड़क के किनारे रखे एक बेंच को चमचमाती कार में बदल देती है, जिसके बाद वो उससे बोलती है, देखिए पीछे मेरी कार खड़ी है, मैं वहीं तक पैदल चल के जा रही थी। मिहिर इतनी बड़ी और चमचमाती कार को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन ऑफिस के लिए उसे देर हो रही थी। ये देखकर वो बिना कोई सवाल किए नगीना के साथ जाने को तैयार हो जाता है। कुछ ही पलों में वो उसे ऑफिस छोड़ देती है, जहां वो कार से उतरकर उससे बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपने मेरी इतनी मदद करी और मैंने आपका नाम भी नहीं पूछा। मेरा नाम मिहिर है, अब आप अपना भी बता दीजिए। जी मेरा नाम नगीना है, मैं इस शहर में नई हूँ। वाओ, आपका नाम तो किसी नागिन जैसा है। चलिए नगीना जी, भगवान ने चाहा तो दोबारा मिलेंगे। एक बार फिर से शुक्रिया, अभी मैं चलता हूँ। इतना बोलकर मिहिर वहाँ से चला जाता है, लेकिन नगीना को वो पहली ही नजर में भा गया था। उसके जाने के बाद वो उसकी महक को याद करते हुए बोलती है, भगवान नहीं, मैं चाहूंगी अब आपसे दोबारा मिलना, क्योंकि इस नागिन को आपसे पहली नजर में ही मोहब्बत हो गई है। नगीना अपनी कार जैसे ही आगे बढ़ाने वाली होती है, उसके सामने एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है, जो उसका हाथ पकड़कर उसको कार से निकालते हुए एक सुनसान जगह ले जाकर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नागलोक के नाग नागिन को यूँ इंसानों के बीच रहने की इजाजत नहीं है। नगीना अपने नागिन रूप में आ जाती है और नागलोक से आए नागेंद्र को बोलती है, मुझे नहीं आना नागलोक वापस। वैसे भी मेरे प्यार की प्यास इस धरती पर ही बुझेगी। मुझे एक इंसान से प्यार है और उसे हासिल करना तो मेरी जिद है। तुम पागल हो गई हो नगीना। नाग इंसानों की मदद के लिए ही धरती पर आते हैं, किसी को अपना बनाने नहीं। क्यों, नाग नागिन को प्यार की चाह नहीं हो सकती क्या? और वैसे भी मैंने अपना मन बना लिया है। जब तक मैं अपने प्यार को हासिल न कर लूं, तब तक मैं उसे लिए बिना नागलोक नहीं आऊंगी। इतना बोलकर नगीना अपने नागिन रूप में रेंगते हुए पल भर में नागेंद्र की आंखों से ओझल हो जाती है। वक्त बीतता है और इसी के साथ नगीना मिहिर से मिलने के लिए नए नए बहाने ढूंढती, लेकिन अब तक वो ये नहीं जानती थी कि मिहिर शादीशुदा है। एक शाम जब मिहिर ऑफिस से घर जा रहा होता है, तो रास्ते में नगीना अपनी कार से उसे लिफ्ट देती है, जहां मिहिर उससे बोलता है, नगीना जी, इतना टाइम हो गया आपको इस शहर में आए हुए, आप अभी तक मेरे घर नहीं आई। क्यों ना आज आप मेरे घर चलें, मेरे परिवार वालों से मिलकर आप बहुत खुश हो जाएंगी। मैंने सबको आपके बारे में बताया हुआ है। अच्छा जी, चलिए फिर आज ही चलती हूँ। अच्छा है, अब मैं तुम्हारी तरह ही तुम्हारे परिवार को भी अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लूंगी और तुम्हें जल्दी से अपना बना लूंगी। नगीना मिहिर के साथ उसके घर जाती है, जहां वो अपनी पत्नी और माँ का इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, माँ और मायशा, ये है नगीना जी, मैंने बताया था ना, जिन्होंने मेरी मदद करी थी। और नगीना जी, ये है मेरी माँ और ये है मेरी बीवी मायशा। क्या बीवी? मिहिर एक शादीशुदा इंसान है। ये जानकर नगीना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि नागलोक का उसूल होता है कि एक नागिन कभी भी किसी शादीशुदा इंसान से विवाह नहीं कर सकती। ये सोचकर वो मन में बोलती है, मैं अपने प्यार को बस इसलिए नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो शादीशुदा है। नहीं, मैं मिहिर को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकती, फिर चाहे मुझे उसके लिए उसकी पत्नी को मारना ही क्यों ना पड़े, पर मैं मिहिर को हासिल करके ही रहूंगी। क्या हुआ नगीना जी, मैं इनकी बीवी हूँ, इस बात पर आप इतना चौंकी क्यों? वो मिहिर इतना हैंडसम है कि उसे देखकर लगता ही नहीं कि वो शादीशुदा है, इसलिए थोड़ा हैरान हो गई थी। नगीना मिहिर के साथ खाना खाती है और कुछ देर बातें करने के बाद अपने घर के लिए निकल जाती है, जहां वो अपने नागिन रूप में आकर बोलती है, मैं मिहिर को पाने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं कल के कल ही उसे अपने साथ नागलोक ले जाऊंगी, जहां उसकी बीवी उसे सपनों में भी नहीं ढूंढ पाएगी। नगीना अगले दिन मिहिर के ऑफिस के बाहर उसका इंतजार करती है और उसके आते ही अपनी कार में बिठाकर उसको एक सुनसान जगह ले जाती है और कार को रोककर बोलती है, मिहिर, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या नगीना जी, और आप मुझे यहाँ क्यों लाई हो? नगीना मिहिर के सामने अपना नागिन रूप धारण करती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो डर कर वहाँ से भागकर छुप जाता है और अपनी बीवी मायशा को कॉल करके बोलता है, मायशा, ये नगीना एक नागिन है, मुझे बचाओ, मैं यहाँ घर के पास वाले पार्क में हूँ। क्या
आप ठीक तो हैं? मैं अभी आती हूँ मिहिर जी। मिहिर इतना बोलकर कॉल कट कर देता है, लेकिन मायशा को उसकी फिक्र होने लगती है और वो घर से निकल जाती है। दूसरी तरफ नगीना वापस अपने इंसानी रूप में आकर मिहिर को ढूंढते हुए बोलती है, मिहिर मेरी जान, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बल्कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तुमको पाने के लिए ही तो ये सब किया है। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तभी तुम्हें अपना दिल दे बैठी थी, और आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी। ऐसे कैसे ले जाओगी? मेरे होते मेरे पति को तुम हाथ भी नहीं लगा सकती। मायशा एक शक्तिशाली नागिन के आगे अपने पति मिहिर की दीवार बनकर खड़ी थी और गुस्से में नागिन से बोलती है, तुझे क्या लगता है मेरे पति को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर तू उनको हासिल कर लेगी? कभी भी नहीं। मेरे होते तू उनको अपने साथ नहीं ले जा सकती। तो मूर्ख हो गया जो मेरे सामने खड़ी होकर मुझे ही चुनौती दे रही हो। अरे मैं नागिन हूँ, नागिन, जो पल भर में किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। इसीलिए प्यार से बोल रही हूँ, मिहिर को मेरे हवाले कर दो और अपनी जिंदगी में वापस लौट जाओ, क्योंकि मेरी प्यास मिहिर को पाकर ही बुझेगी। इतना बोलकर नागिन अपने आँखों से एक शक्तिशाली वार करती है, लेकिन तभी नागलोक में नागेंद्र मायशा के सामने ढाल बनकर आता है और नगीना पर एक जोरदार प्रहार करके बोलता है, तुमने नागलोक के नियम के विरुद्ध एक शादीशुदा व्यक्ति को अपना बनाना चाहा और इतनी बड़ी साजिश रची, इसलिए नाग देवता ने मुझे तुमको बंदी बनाने का हुक्म दिया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं नागेंद्र। आज पहले तुम्हारी मौत होगी, फिर इस मायशा की मौत होगी, और फिर मैं मिहिर को अपना बनाकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। नगीना और नागेंद्र का एक भयंकर युद्ध होता है, जिसका अंत नगीना को बंदी बनाकर होता है और वो नागलोक लौटते हुए मायशा से बोलता है, धन्य है तुम्हारा पति जो उसको तुम जैसी पत्नी मिली। एक इच्छाधारी नागिन के आगे बिना शक्तियों के तुम अपने पति के लिए खड़ी हो गई। सच्ची पतिव्रता नारी की यही पहचान है। अब आपको नगीना से कोई खतरा नहीं है। आप वापस अपनी जिंदगी में लौट जाइए और अपने पति के साथ एक खुशहाल जीवन बिताइए। इच्छा एक चुलबुली सी नागिन थी, जिसको अपने जादू से धरती के लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन पृथ्वी पर रहने वाले लोग मन और कर्म से बुरे होते थे, इसीलिए उसके माता पिता नैनतारा और नागेश हमेशा उसको धरती लोक जाने से मना किया करते थे। एक दिन नाग पंचमी के दौरान नागलोक में बड़ी ही धूम मची थी। ये देखकर इच्छा अपनी माँ से बोलती है, माँ, नाग पंचमी के अवसर पर जब नागलोक में इतनी धूम मची है तो धरती लोक पर क्या हाल होगा? मैं देख कर आऊँ। इच्छा, तुमको कितनी बार बोला है धरती लोक पर नहीं जाना तो नहीं जाना, और अगर तुम अपनी मनमानी करके वहाँ गई तो हमेशा के लिए तुमको उसी लोक में भेज दिया जाएगा जहाँ वो सांप को देखते ही मार देते हैं। क्या सच में माँ? इंसान सांपों को मार देते हैं, फिर नाग पंचमी मनाने का ढोंग क्यों करते हैं? बेटा, ये पृथ्वीवासी ऐसे ही दो मुँहे होते हैं। आज के दिन हम नागों की पूजा करते हैं और बाकी दिनों में सांप दिखने पर उसको बेरहमी से मार देते हैं। अपनी माँ की बातें सुनकर इच्छा के मन में इंसानों की एक ऐसी छवि बन जाती है जिस पर उसको विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन एक डर तो बैठ ही गया था। ऐसे ही नागलोक में नाग पंचमी को बड़े ही धूम से मनाया जाता था, लेकिन इच्छा की धरती लोक पर जाने की चाह उसके डर पर हावी हो जाती है और वो बिना किसी को बताए नागलोक से धरती लोक पर चली जाती है, जहाँ वो इंसानी रूप लेकर शिव मंदिर जाती है और माथा टेकते हुए बोलती है, हे भोलेनाथ, आपकी बनाई इस दुनिया में मेरी रक्षा करना, क्योंकि माँ ने जो बताया था इंसानों के बारे में उसके बाद मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन मैं बिना परखे इंसान को गलत नहीं समझ सकती। इच्छा भोलेनाथ से आशीर्वाद लेकर जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसके पीछे खड़ा विक्रम नाम का लड़का उससे टकरा जाता है, जो अपने सर को मसलते हुए बोलता है, अरे तुम अंधी हो क्या? इतना बड़ा लड़का नहीं दिखा तुमको पीछे खड़ा? तुम पृथ्वीवासी पागल हो, थोड़ा दूर नहीं खड़े हो सकते? मुझे पृथ्वीवासी बोलने वाली, तुम क्या चांद से आई हो? एलियन हो क्या? एक तो मेरा सर फोड़ दिया, ऊपर से बहस कर रही हो। मैं तुम्हारी तरह एक इंसान नहीं हूँ, समझे? और रही तुम्हारी चोट की बात तो रुको, वो मैं 2 मिनट में ठीक कर देती हूँ। इच्छा अपने जादू से विक्रम के सर पर लगी चोट को ठीक कर देती है, जिसको देखकर वो हैरानी से बोलता है, ओए ये कैसे किया? तुम तो जादूगरनी हो। विक्रम के चिल्लाने पर मंदिर में मौजूद सभी लोग
उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। ये देखकर इच्छा उसका हाथ पकड़कर उसे मंदिर से बाहर ले जाती है और अकेले में उससे बोलती है, तुम पागल हो, चिल्ला चिल्ला कर सबको स्कीम बता दो। अरे तो मैंने आंखों के सामने पहली बार जादू देखा है, एक्साइटेड तो होऊंगा ही। अच्छा ये बताओ कि तुमने किया कैसे? मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, ये सब मेरे पाए हाथ का खेल है। झूठ बोल रही हो। इच्छाधारी नागिन इंसानों के बीच क्या करेगी? मैं नहीं मानता। इच्छा विक्रम के सामने अपना नागिन रूप ले लेती है, जिसके बाद वो वापस इंसानी रूप में आकर बोलती है, आप मानते हो कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ? हाँ यार, पर तुम यहाँ धरती पर क्या कर रही हो? तुम लोगों का तो अपना एक लोक होता है ना? हाँ है ना हमारा नागलोक, लेकिन मैं यहाँ किसी रीजन से आई हूँ। बहुत लंबी कहानी है। अरे तो मैं तो पहले ही बहुत वेला इंसान हूँ, सुनाओ सुनाओ। इच्छा अपनी माँ की बात विक्रम को बताती है, जिसके बाद वो बोलती है, मेरी माँ ने जो मुझे कहा था, मुझे उस पर विश्वास नहीं था, इसलिए मैं यहाँ खुद आई हूँ, ये देखने की इंसान कैसे होते हैं। तुमको जानना है इंसान कैसे होते हैं? आओ दिखाता हूँ। विक्रम इच्छा को मंदिर के आसपास बैठे बेघर लोगों की हालत दिखाता है और बोलता है, ये देखो, ये है इंसान जो कड़ाके की ठंड हो या तपती गर्मी, लोगों के सामने हाथ फैलाए यहाँ बैठे रहते हैं। आओ और दिखाऊं। इसके बाद विक्रम उसे मंदिर के पीछे लेकर जाता है, जहाँ मंदिर पर चढ़ाया गया दूध पाइप के सहारे बाहर निकल रहा होता है और कुछ भूखे बच्चे वहाँ हाथ लगाए उसे पी रहे होते हैं। ये देखकर विक्रम बोलता है, ये देखो, ये है इंसान दूध की एक एक बूंद के लिए तरसते हुए। तुम्हारी माँ ने जो बताया वो गलत नहीं है, लेकिन वो इंसान का 1% हिस्सा है, बाकी का 99% हिस्सा ये है। इच्छा अपनी आंखों के आगे इंसानों की ये हालत देखकर भावुक हो जाती है, जिसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फैसला लेती है कि अपने जादू से इनकी मदद करेगी। लेकिन वो नागलोक में बिना बताए धरती लोक पर आई थी, जिसके कारण उसके माता पिता उसे नागलोक में ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं। तब उसकी माँ नयनतारा अपने पति नागेश से बोलती है, मैंने इच्छा को मना किया था कि धरती लोक ना जाए, पर वो मेरी बात को अनसुना करके शायद वहाँ चली गई। अरे तो तुमने उसको समझाया नहीं था क्या कि इंसान कितने बुरे होते हैं? अच्छे से समझाया था, लेकिन ये लड़की फिर भी चली गई। हमें उसको ढूंढने जाना ही पड़ेगा। एक तरफ इच्छा के माता पिता उसे ढूंढने धरती लोक पर आ जाते हैं, तो दूसरी तरफ इच्छा विक्रम के साथ उसके घर जाती है, जहां विक्रम उसे अपनी माँ सुजाता से मिलवाते हुए बोलता है, माँ, ये मेरी दोस्त है इच्छा, कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। अच्छा बेटा, वैसे इच्छा बेटी, तुम देखने में बहुत सुंदर हो, ऐसा लगता है कि स्वर्ग की कोई अप्सरा आई हो। नहीं नहीं आंटी जी, मैं भी आपकी तरह एक सामान्य मनुष्य हूँ। बेटा, मेरी इच्छा थी कि काश मेरी एक बेटी होती। तेरे आने से कुछ समय के लिए ही सही, मेरी ये इच्छा तो पूरी हुई। विक्रम के घर जाकर इच्छा को बहुत अच्छा लगता है। वो उसकी माँ की मदद के लिए जादू से उसके सारे काम कर देती है और सुजाता को पता ही नहीं लगता। तो दूसरी तरफ इच्छा के माता पिता धरती पर इंसानी रूप लेकर अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढते हुए थक जाते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। तभी नागेश बोलता है, ये इच्छा शायद अपने इंसानी रूप में है, तभी हमारे जादू से उसका पता नहीं चल पा रहा कि वो कहाँ है। ऐसे कैसे ढूंढेंगे हम अपनी बेटी को? भोलेनाथ पर विश्वास रखो, हमें हमारी इच्छा जल्दी ही मिल जाएगी। एक तरफ नागेश और नयनतारा परेशान हो रहे होते हैं और दूसरी तरफ इच्छा विक्रम के साथ मिलकर अपनी जादू की मदद से जरूरतमंद लोगों की मदद करती है और इसी बीच उसे विक्रम से प्यार हो जाता है। एक दिन सुजाता विक्रम और इच्छा को साथ में देखकर मन में बोलती है, काश ये लड़की मेरे घर की बहू बन जाए, कितनी अच्छी लगती है ना मेरे बेटे के साथ। तभी विक्रम आकर अपनी माँ से बोलता है, माँ, कहाँ खोई हुई हो? बेटा विक्रम, तू इच्छा से शादी कर ले, कितनी प्यारी लड़की है, तेरे साथ बहुत अच्छी लगेगी। क्या माँ, पागल हो? अरे वो सुन लेगी तो अजीब लगेगा। वैसे भी उसको 1-2 दिन में अपने लोग वापस जाना है। लोग? अरे मेरा मतलब घर जाना होगा, उसके मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे। इच्छा अपने जादू की मदद से दूर खड़ी सुजाता और विक्रम की सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो थोड़ा शर्माते हुए बोलती है, काश ये सच हो पाता। मैं भी विक्रम से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं एक नागिन हूँ और ज्यादा समय तक इंसानी रूप में नहीं रह सकती, इसलिए मुझे जाना तो होगा। इच्छा की खाल अपने आप बदलने लगती है। ये देखते हुए वो एक कमरे में जाकर अपने नागिन रूप में आकर बोलती है,
इतने समय से अपने असली रूप में नहीं आई, इसलिए ये हुआ। इससे पहले कि कोई देख ले, मुझे अपने इंसानी रूप में आ जाना चाहिए। इच्छा वापस इंसानी रूप में आ जाती है, लेकिन उसके नागिन रूप लेने की वजह से उसके माँ बाप को इस बात का पता चल जाता है, जिसके बाद वो जैसे ही बाहर आती है, उसके माता पिता भी वहाँ आकर बोलते हैं, इच्छा तो यहाँ कैसी है मेरी बेटी? तुझे मना किया था ना कि धरती लोक मत आइयो। अरे वो ठीक है, ये काफी है, अब चलो यहाँ से। विक्रम और उसकी माँ ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन इच्छा अपने माता पिता की पहचान करवाने के बाद सुजाता को सारी सच्चाई बता देती है कि वो कैसे विक्रम से मिली, और उसके बाद वो विक्रम से बोलती है, विक्रम, तुमने मेरे मन के डर को बिल्कुल खत्म कर दिया। इंसान बुरे नहीं होते, लेकिन अब मुझे जाना होगा। शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। इच्छा, वो मैं कुछ नहीं, जाओ। और हाँ, मिलने आती रहना। इच्छा की आंखों में विक्रम के लिए प्यार था और विक्रम की आंखों में भी इच्छा के लिए वही प्यार था, लेकिन दोनों के अलग होने का वक्त आ गया था। इच्छा उनके सामने अपने नागिन रूप में आकर गायब हो जाती है, जिसके बाद विक्रम सुजाता के गले लग जाता है और सुजाता बोलती है, बेटा, उसके नागिन होने से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कम से कम तू उससे अपने प्यार का इजहार तो करता। माँ, उसकी और मेरी दुनिया अलग है। वो यहाँ मेरे साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकती थी, इसीलिए मैंने नहीं बोला। तो चलो ना, अपनी दुनिया को एक कर लें। इच्छा को वापस देखकर विक्रम बहुत खुश होता है, जिसके बाद इच्छा उसको बोलती है, माँ पापा ने तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार को देखकर मुझे वापस भेज दिया और कहा कि वो कुछ समय में आकर हम दोनों की शादी करवा देंगे। ये सुनकर विक्रम खुशी से उसे गोद में उठा लेता है और दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। नागलोक में सुनैना नाम की एक बहुत ही खूबसूरत नागिन पास के ही सरोवर पर बैठकर अपने केशों को धो रही होती है कि तभी वहाँ एक कातिया नाम का चील उड़ते हुए आता है और उसे झाड़ियों के पीछे से छुपकर देखने लगता है। सुनैना का सौंदर्य उसकी आंखों में बस जाता है और वो बिना पल के झपकाए उसे एक टक देखता ही रहता है। कुछ देर बाद जब सुनैना वहाँ से चली जाती है, तभी कातिया का भाई तात्या उसके पास आकर बोलता है, कातिया, मुझे तो समझ नहीं आता, आखिर उस नागिन में ऐसा क्या है जो तुम उसके पीछे नागलोक तक खींचे चले आए? उसके सौंदर्य ने मुझे मोहित कर दिया है तात्या। इस नागलोक में न जाने कितनी ही सुंदर नाग कन्याएं हैं, पर उन सब में से अद्भुत है वो। मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वरना किसी नाग ने अगर हमें यहाँ देख लिया तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वो दोनों चील वहाँ से उड़ते हुए दूर चले जाते हैं। सुनैना दक्ष नाम के नाग को बहुत चाहती थी और दक्ष भी उससे बहुत प्रेम करता था। ऐसे ही एक दिन जब रोज की ही तरह सुनैना अपनी सखी आदर्शी के साथ सरोवर के पास बैठी होती है, तो उसकी नजर कातिया चील पर जाती है और वो उससे बोलती है, तुमने नागलोक की सीमा में आने का साहस भी कैसे किया? शांत हो जाओ सुनैना, मुझे तुम्हारा ये सौंदर्य ही यहाँ तक खींच लाया है और मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ, तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो तुम? सुनैना तो क्या, नागलोक की कोई भी नागिन तुमसे विवाह नहीं करना चाहेगी। इतने में ही वहाँ दक्ष अपने कुछ नाग साथियों के साथ आता है और उसे आता देखकर सुनैना बोलती है, जितनी जल्दी हो सकता है तुम यहाँ से चले जाओ, वरना अगर किसी और नाग ने तुम्हें यहाँ से देख लिया ना तो जिंदा नहीं जा पाओगे। सुनैना, पर तू इसे ऐसे कैसे यहाँ से जाने दे सकती है? इसने नागलोक की सीमा में आने का अपराध किया है। कोई निर्दोष केवल मेरी सुंदरता के लिए बेमौत मारा जाए, ये मैं कभी नहीं चाहूंगी, फिर चाहे वो चील हो या फिर कोई इंसान। सुनैना की ये बातें सुनकर कातिया के मन में उसके लिए प्यार और बढ़ जाता है और उन नागों के आने से पहले ही वो वहाँ से निकल जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और अपने माता पिता की सहमति से सुनैना और दक्ष का विवाह हो जाता है और दोनों नागलोक के छोटे से वन में अपनी शादीशुदा जिंदगी का निर्वाह करने लगते हैं। और एक दिन सुनैना दक्ष से बोलती है, आपकी जिंदगी में मेरे क्या मायने हैं दक्ष? तुम अचानक ऐसे क्यों पूछ रही हो? तुम जानती हो ना, तुम्हारे बिना मेरा जीवन बिना पेड़ के वन जैसा है। नागलोक के सभी नाग केवल मेरा सौंदर्य देखते हैं, लेकिन आप सौंदर्य के पीछे छुपी सुनैना को भी जानते हैं। तुम्हारे रूप से भी ज्यादा सुंदर तुम्हारा मन है सुनैना।
जिसने मुझे पहली नजर में ही मनमोहित कर दिया था। तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर मैं अपने आप को इस नागलोक का सबसे भाग्यशाली नाग समझता हूँ। और आपको मेरे पति के रूप में देकर भोलेनाथ ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। इतना बोलकर दोनों एक दूसरे की बाहों में समा जाते हैं। और उधर कातिया चील को सुनैना और दक्ष के विवाह की खबर मिलती है तो वो गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, सुनैना सिर्फ मेरी है, उसका विवाह चाहे किसी नाग से ही क्यों ना हो गया हो, पर अब भी उसे मैं अपना बनाकर ही रहूंगा। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है, ये बेकार के ख्वाब देखने का क्या मतलब। सुनैना को पाना मेरा ख्वाब नहीं, बल्कि ये अब मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है और मैं किसी भी कीमत पर इस मकसद को पूरा कर कर ही दम लूंगा। तात्या सुनैना को अपना बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। ऐसे ही एक दिन जब दक्ष सुनैना की गोद में लेटा हुआ उससे बातें कर रहा होता है, तभी कातिया और तात्या दक्ष पर एक साथ वार कर देते हैं। अचानक से वार होने पर दक्ष को कुछ समझ नहीं आता, पर वो भी अपनी पूरी शक्ति के साथ उनसे लड़ाई करता है। ये सब देखकर सुनैना कुछ पलों के लिए इतनी हैरान हो जाती है कि वो कुछ नहीं कर पाती और कुछ ही देर में दोनों चील मिलकर दक्ष को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। और तभी कातिया उस पर आखिरी वार करके उसे मार देता है। अपने सामने दक्ष को मरता देखकर सुनैना जोर से चिल्लाती है, नहीं! इतना बोलकर वो बेहोश हो जाती है और उसकी आवाज सुनकर नागलोक के सभी नाग नागिन वहाँ प्रकट होते हैं और उन्हें देखकर कातिया और तात्या वहाँ से गायब हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब सुनैना को होश आता है तो वो आदर्शी से बोलती है, दक्ष कहाँ है? मैंने उसे खून में लथपथ अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा है और मैं कुछ नहीं कर पाई। अब दक्ष की मृत्यु हो चुकी है सुनैना, लेकिन तुझे विधवा बनाने वाले आखिर थे कौन? जिनको मैंने जीवन दान दिया उन्हीं ने मेरे जीवन जीने की वजह छीन ली। अब मैं विधवा नागिन एक एक से अपने पति की मौत का बदला लूंगी। पर सुनैना, जब तक कि वो तुझ पर पहला वार नहीं करते तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तू भूल रही है कि चीलों को भोलेनाथ का वरदान प्राप्त है। जब तक वो किसी नागिन पर पहला वार नहीं करते कोई भी नागिन उन्हें मृत्यु के घाट नहीं उतार सकती। चाहे जो हो जाए मैं अपना बदला लेकर रहूंगी और इस बार भोलेनाथ भी नहीं मुझे रोक सकते। दक्ष की मृत्यु से सुनैना अंदर तक घायल हो चुकी थी और वो अपने बदले को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, जिसके बाद वो अपने मन में ठान लेती है कि वो किसी भी तरह कातिया को पहला वार करने के लिए मजबूर करके ही रहेगी। ऐसे ही एक दिन जब सुनैना अकेली नागलोक की सीमा से बाहर होती है तो कातिया उसके सामने आकर बोलता है, सुनैना, क्या तुम मेरे प्रेम को अब भी स्वीकार नहीं करना चाहती? दुष्ट कातिया, तुझे तेरी जान की जरा भी परवाह नहीं है, जो मेरे पति के प्राण लेने के बाद भी मेरे सामने खड़ा है। मुझे अपनी जान से ज्यादा तुमसे प्यार है और तुम्हें पाने के लिए ही तो मैंने तुम्हारे उस दक्ष नाग को रास्ते से हटाया है। तुझे तो देखकर ही घिन आती है मुझे। अच्छा होता जो तुझे उसी दिन मर जाने देती, नहीं बचाती तुझे। बीती बातों और बीते लोगों को याद करने से कोई फायदा नहीं है सुनैना, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि इस दुनिया में कोई भी नहीं दे पाएगा इतना। मैं तुम जैसे छली कपटी डरपोक चील के साथ कभी विवाह नहीं करूंगी। अरे तुमने तो मेरी नाक को कायरता के साथ पीछे से वार करके मारा। अगर तुम में हिम्मत होती तो तुम दक्ष के साथ मुकाबला करते और मुझे जीत कर दिखाते। उसके मुंह से अपने लिए कायर सुनकर कातिया को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उसका सुनैना के लिए प्यार ज्यादा अहम था, इसीलिए वो बोलता है, मुझे गुस्सा दिलाने से मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो भूल जाओ, मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। एक दिन तुम मेरे पास जरूर आओगी। इतना कहकर वो चला जाता है और ऐसे ही समय बीतता है। लेकिन अब तक सुनैना कातिया से अपना बदला नहीं ले पाई थी, जिसके बाद उसे एक युक्ति सूझती है और वो बोलती है, जिस तरह उसने मेरे दक्ष की हत्या की और मुझे जिंदगी भर का दुख दिया, ठीक उसी तरह मैं भी उसके अपनों को ही दुख पहुंचाकर उसके अंदर गुस्से की ज्वाला भड़काऊंगी। जिसके बाद वो कातिया के बूढ़े माँ बाप के पास जाती है और अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उन्हें घायल कर देती है।
और कुछ देर में वहाँ कातिया और तात्या भी आ जाते हैं। अपने माता पिता को यूं घायल देखकर तात्या उसे गुस्से में मारने ही वाला होता है कि तभी कातिया उसे रोक लेता है और बोलता है, गुस्से में आकर इस नागिन का काम आसान मत कर तात्या। और सुनैना, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला और ना ही किसी और को तुम्हें नुकसान पहुंचाने दूंगा, लेकिन तुमने ये हरकत करके ठीक नहीं किया। सुनैना उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है और आदर्शी के पास जाकर उससे बोलती है, मेरी कोई भी कोशिश कामयाब क्यों नहीं हो रही। मुझे लगा था कि अपने अपनों को ये दुख में देखकर, तड़पता देखकर मुझ पर भड़क उठेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा है तो एक ही रास्ता है कि तू उसके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर। ऐसा खेल खेल कि इस बार उसका क्रोध तेरे लिए उसके प्रेम पर भारी पड़ जाए, क्योंकि जो काम नफरत से नहीं होता उसे प्यार से करना बहुत आसान है। आदर्शी की बातें मानकर सुनैना कातिया के पास जाकर उससे विवाह करने के लिए हाँ कर देती है और कातिया भी उसके मोह जाल में फंसकर उसकी बातों में आ जाता है, जिसके बाद वो जान जाती है कि उसके सबसे करीब उसका भाई तात्या है। यदि सुनैना उसे नुकसान पहुंचा दे तो उसका मकसद कामयाब हो सकता है, जिसके बाद वो मौका देखकर तात्या को अकेले पाकर उसे बंदी बना लेती है और अपनी शक्ति से तात्या की मरी हुई छवि बना देती है। जब कातिया अपने भाई को इस प्रकार जमीन पर पड़ा देखता है तो गुस्से में बोलता है, जिसने भी मेरे भाई को मारने का साहस किया, आज उसका इस नागलोक में अंतिम दिन होगा। अपने भाई के लिए तुझे ऐसे तड़पता, बिलखता, रोता देखकर ना आज मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। कातिया, तेरी इसी बर्बादी, इसी बेबसी को देखने के लिए ही मैंने तेरे भाई को मौत के घाट उतारा है। उसकी ये बात सुनकर कातिया क्रोध से लाल हो जाता है और अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में आकर अपने पंखों से सुनैना को घायल कर देता है, जिसके बाद सुनैना बोलती है, मूर्ख मूर्ख कातिया, तेरा भाई अभी भी जीवित है। ये सब तो बस तेरी आंखों का धोखा था और ये सारा षड्यंत्र मेरा ही रचा था, ताकि मैं दक्ष की मौत का बदला लेने के लिए तुझ पर अपने हाथों से पहला वार करवा सकूं और उसकी मौत का बदला ले सकूं। और अब तुझे मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। उसके इतना कहते ही कातिया के मृत भाई की छवि वहाँ से गायब हो जाती है और ये देखकर कातिया हैरान हो जाता है कि तभी सुनैना अपनी आंखों की ज्वाला से उसे राख में बदल देती है और उसका मकसद कामयाब होता है।